जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बात इसी यूनिट की नहीं है कि इसी यूनिट में बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसी यूनिट के अंदर को पूछा जाएगा आपको एग्जाम के अंदर, नहीं। आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इवन फिजिकल में भी बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं, है ना, फार्मा मेकिंग वगैरह के समय ये चीजें काम आती हैं, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी की आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? सिंपल लैंग्वेज में हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम है। थ्योरेटिकली ऐसा कहते हैं हम लोग कि सबसे पहले यदि मान लीजिए वो मेटल एटम आपके पास है, मेटल एटम है तो सॉलिड स्टेट में है, तो सबसे पहले उसको मोल्टन स्टेट में लाइए। मोल्टन स्टेट में लाने के बाद उसको गैसियस स्टेट में लाइए, और गैसियस स्टेट में लाने के बाद अब उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करना चालू कीजिए। तो एटम को आपने एनर्जी देना चालू की है, और एटम को आपने एनर्जी दे करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। एटम को आपने एनर्जी देना चालू की हुई है और उसमें से क्या करा है, आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, और एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण, है ना, वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। एटम काय में कन्वर्ट होगा? कैटायन में। और ये जो एनर्जी आपकी लगी है, इस एनर्जी को हमने कहा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, और किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? Ie से। ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? Ie। क्लियर है बात? अब मैंने इसके आपको दो नाम और बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ही बोलने दें और बहुत ध्यान से सुने। मैंने इसका एक नाम और बताया हुआ है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी एक्चुअली हीट चेंज के लिए टर्म यूज की जाती है। कहीं भी कोई हीट चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो टर्म हम लोग यूज किया करते हैं उसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। और इसको और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा था कि वो हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। ठीक है, एंथैल्पी क्या है और इसके सारे डिटेल हम लोग थर्मोडायनामिक्स यूनिट में सीख ही जाएंगे। अभी हम ये बोल रहे हैं कि हम एनर्जी की जगह हीट टर्म यूज करने लगे। एनर्जी की जगह क्या टर्म यूज करने लगे? हीट टर्म यूज करने लगे। तो किसी भी एटम को हम इतनी हीट दें कि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए और वो एटम किस में कन्वर्ट हो जाए? कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो हीट आप दे रहे हैं, इस हीट को क्या कहा जाता है? इस हीट को कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, और यहां पर हीट चेंज हो रहा है, चेंज के लिए डेल का साइन लगाओगे, एंथैल्पी है इसलिए H, और आयनाइजेशन है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए छोटू सा क्या लगा दोगे? I। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है डेल H, और यहां पे छोटा सा क्या लगा हुआ है? I लगा हुआ है। I फॉर आयनाइजेशन एंड H फॉर एंथैल्पी। क्लियर? तीसरी बात, एक और बात बोले, इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी गैसियस मेटल एटम में से तो एक तरीका और हो सकता है। अब क्या तरीका हो सकता है? हम उसे पोटेंशियल देना चालू करें, है ना, उसको क्या करना है? हम पोटेंशियल दे रहे हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख दिया, कांच की मोटी ट्यूब के अंदर हमने रख दिया है उसको, और बहुत हाई पोटेंशियल हमने उसके ऊपर अप्लाई करना चालू किया। जब बहुत हाई पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई करना चालू करा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चालू हो गए, जैसा हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा हुआ है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ साथ हम लोगों ने कैथोड रेज, एनोड रेज वगैरह के अंदर भी ये कुछ कुछ बातें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, है ना। तो आपने क्या करा हुआ है? आपने यहां पर पोटेंशियल देकर के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये तीन नाम होते हैं इसके। फर्स्ट, इसको आप आयनाइजेशन एनर्जी से भी बता सकते हैं। सेकंड, आप इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी से बता सकते हैं। और थर्ड, आप इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास कॉपी में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए जरा ध्यान से, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज होती है और वो होती है इनकी यूनिट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, वो होती है यूनिट। आप पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यदि आप पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम पोटेंशियल के लिए एक बहुत ही कॉमन यूनिट यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसे शो कर सकते हैं, हम इसे कैलोरी में शो कर सकते हैं, हम इसे जूल में शो कर सकते हैं। तो मैंने एक रिलेशन बताया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, मैं वापस से लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं बहुतों को याद हुआ होगा, कईयों को याद नहीं हुआ होगा तो कॉपी में तो लिखा ही होगा, लेकिन काफी सारा इसका यूज होने वाला है। यदि मैं किसी बात को बोल देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखिए कि फिर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब तक नहीं भी रही होगी तो वो आगे जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल और इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। बोलो हाँ, ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? ठीक, तो ये वैल्यू है भाई, ये हमें मालूम होना ही चाहिए। ये कन्वर्शन कैसे हुए हैं, इनकेस कभी फंस जाए एग्जाम में, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन फिर भी यदि फंसी गए हैं तो क्या कर लेंगे फिर, है ना? तो फिर हमें कुछ छोटे मोटे रिलेशन मालूम होने चाहिए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को आप कितना लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल पर एटम। ठीक है, और इसे पर मोल में यदि कन्वर्ट करना है तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। दूसरी बात, कैलोरी को जूल में, जूल को कैलोरी में चेंज करना है, तो हमें मालूम होना चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशंस की गई हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ना? ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर भी पढ़ा चुका हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल पर एटम। इसे जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो अपने आप ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। बस ध्यान रखना ये किलो जूल में, आपकी जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना। खैर चलिए, तो ये हो गई यहां पर यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फिर मैंने यहां पर बताई 3 और बातें, वो था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? यदि किसी के पास नोट्स ना बने हुए हो तो फिर साथ साथ लिख लीजिएगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, ध्यान से सुनिए। मेरे पास कोई एक एटम है, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और इसे मैंने Al पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड डिनोटेड बाय IE1। इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, IE1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब Al पॉजिटिव बन चुका है, Al पॉजिटिव में से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो Al पॉजिटिव में से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अब जो एनर्जी आपकी यहां पर लगेगी उसे आप कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय IE2। क्या कहोगे आप इसको? IE2 कहोगे। इज इट क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आप निकालना चाहते हैं तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको यहां पर लगेगी उसे आप कहेंगे IE3। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE3। सो दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। कहीं भी टर्म आती है व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से यहां पर मतलब है IE1, IE2 एंड IE3। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हमें मालूम होनी चाहिए कि पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन यदि बढ़ गए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने जाओगे तो नेचुरल सी बात है कि आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ चुका है। फिर भी आपने जैसे तैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन के नंबर और बढ़ गए। ठीक, प्रोटॉन और बढ़ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं तो प्रोटॉन और बढ़ गए।
ठीक, तो प्रोटॉन बढ़ गए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन और बढ़ गया। अब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने गए, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो निश्चित बात है आपकी एनर्जी और ज्यादा लगेगी। दैट्स व्हाई द रिलेशन बिटवीन दीज डिफरेंट एनर्जीज इज व्हाट, I1, IE2 and IE3. So maximum is what? Maximum is third ionization energy. ठीक, और उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक, तो इतनी बातें हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी है। यदि किसी के पास नहीं लिखा हुआ हो तो इसको लिख लीजिएगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, energy required to remove first electron is first ionization energy, for second electron second ionization energy, for third electron third ionization energy, और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है। ठीक है, अब हम फटाफट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, और फैक्टर्स के बाद इसके वेरिएशन की बात कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। इतना हम कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। ओके, सुनिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करता हूं। फर्स्ट और सबसे सिंपल फैक्टर क्या होना चाहिए सोचिए। तो मैंने पहले ही दिन, जिस दिन मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी चालू कर रहा था, उसी दिन आपसे कहा और बार बार कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होने वाला है, सोच करके देखते हैं। ठीक, एक डायग्राम से, हाँ जी, एक डायग्राम से हम लोग हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और इस बढ़े हुए अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप उसे निकालने की कोशिश करोगे तो नेचुरल सी बात है आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। दिस इज द रीजन व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस। अब मुझे लगता है कि यार इस लेवल पे मैंने चीज पढ़ा दी है आपको, है ना, तो जैसी मैं बोलता हूं ज्यादातर बच्चों के दिमाग में तुरंत पिक्चर क्लियर हो जाती होगी, लेकिन फिर भी सीख है, अपने आप को मास्टर नहीं समझे, हम भी नहीं सीखते, आप समझते अपने आप को मास्टर, है ना। 20 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, लेकिन अभी भी नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती, कुछ आप बता देते हो, कुछ हम पढ़ते रहते हैं। तो रेडियस की जब आप बात कर रहे हैं तो कितना सिंपल सा कंसेप्ट, वेरी गुड, कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस यदि इंक्रीज होगी तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसके ऊपर उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, और उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, यानी एनर्जी आपकी लेस लगेगी। ठीक है, एनर्जी लेस लगेगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ओके, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है और इसकी काफी ज्यादा आपको जरूरत भी पड़ने वाली है 11th में भी 12th में भी। ठीक है ना, 12th में ये सब कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको ये ध्यान रखना भाई। 12th में ये पढ़ाते नहीं है टीचर, इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि इसलिए नहीं कि आप 11th उनसे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। एक्चुअल रीजन ये रहता है कि 12th का सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि 11th पढ़ाने बैठ जाएंगे तो फिर 12th कब पढ़ाएंगे। तो आपको यहीं से परफेक्शन करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 12th का कोई भी कंसेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ट्रांजिशन मेटल के केस में ऐसा 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 होता है, अब वो बोल के निकल गया आगे, अब आप सोचते रहो बैठ करके क्या जाने क्या बोल गए। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे थर्ड पॉइंट, ये कोई एटम है यहां पर और ढेर सारे इनर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने डेंस क्लाउड बना दिया है। बजी दिमाग में घंटी, नहीं बजी? वेरी गुड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया है अंदर ही अंदर। अब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन छूट गया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी को तो बोलते हैं।
वेरी गुड। अब यदि अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि ज्यादा है, तो इनर इलेक्ट्रॉन उसको क्या करने लगेंगे, रिपल करने लगेंगे। ठीक, तो नेचुरल सी बात है कि जो न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन था, न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन यदि कम होने लगेगा, तो आप थोड़ी सी कम एनर्जी देकर के भी उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जितना डेंस क्लाउड होगा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा इनर इलेक्ट्रॉन का, और रिपल्सिव फोर्स यदि लगेगा तो उसको रिलीज करना आसान हो जाएगा, और रिलीज करना आसान हो जाएगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बात सिर्फ आज की क्लास की थोड़ी ना कि आज समझ में आया नहीं आया, ये कॉपी, ये नोट्स तो आपको 2-2.5 साल संभाल करके रखने, समझ गए बात को। तो इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि अरे नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे, और जहां आपके मन में ये भावना है कि नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे, तो पक्का मान के चलो कि आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, और फिर ड्रॉप लेने के बाद भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो काय का ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप क्यों लेना है ना। हम अभी सीखो ना, जितना सीखना और अच्छे से सीखो। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम नया कंसेप्ट है आपके लिए। ठीक, यहां पर न्यूक्लियस है और ये अलग अलग शेल है, उन अलग अलग शेल्स के अंदर अलग अलग सब शेल्स हैं। ठीक, एस सब शेल आएगी, पी सब शेल आएगी, डी सब शेल आएगी, एफ आएगी। ठीक है ना, अभी मत बोलना कि ये तो शेल थी, अरे शेल है तो उनके अंदर सब शेल भी तो होंगी ना, एस पी डी एफ ये डिफरेंट सब शेल होंगी। ध्यान से सुनिएगा, एक नई बात सिखा रहा हूं। किसी भी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के अंदर घुसे चले जाने की टेंडेंसी या न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट हो जाने की टेंडेंसी, इसे कहा जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, कुछ दूसरे फोर्स हैं जो उनको न्यूक्लियस के अंदर घुसने से रोकते हैं, है ना, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। ठीक, नहीं तो उसकी इच्छा तो बड़ी है, उसकी दिली तमन्ना है कि यार मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में इतना अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, और मैं जाकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाऊं। ठीक, गिर तो नहीं पाता, लेकिन पूरे टाइम वो खिंचा खिंचा रहता है, पूरे टाइम न्यूक्लियस की तरफ अंदर घुसने की कोशिश करता है, न्यूक्लियस तरफ खिंचा खिंचा रहता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी या न्यूक्लियस की तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इट इज नोन एज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा पेनिट्रेटिंग होंगे, खुद सोचना, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा पेनिट्रेटिंग होंगे मतलब वो तो न्यूक्लियस की तरफ घुसे घुसे चले जाएंगे, और न्यूक्लियस की तरफ यदि घुसने लगेंगे तो उनको निकालने में उनको निकालने में आपकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। ठीक, अब ये आपका कॉम्पिटिटिव में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको 4 डिफरेंट ऑर्डर दिए हुए थे और आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एस, पी, डी और एफ में से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी रहेगी, बोलिए, एस। फिर जैसे जैसे पी, डी, एफ आएंगे तो नेचुरल सी बात है यार कि पी, डी, एफ तो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ना। ठीक, तो एस की पेनिट्रेशन मैक्सिमम, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। आई यहां तक बात समझ में। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि कहीं हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक, यदि कहीं पर हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होते हैं। और क्यों होते हैं स्टेबल, इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको अफबा प्रिंसिपल के अंदर दे चुका हूं। एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना जी, है ना। दो रीजन हम लोगों ने लिखा है, वेरी गुड, दो रीजन हम लोगों ने लिखे थे, दोनों रीजन आप लोगों को सुनाई दिए होंगे। पहला था सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। यदि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड होता है, जैसे पी सब शेल, तो पी सब शेल का हाफ फिल्ड है 3 और फुलफिल्ड है 6, 3 और ठीक। यदि डी सब शेल है तो हाफ फिल्ड है 5, फुलफिल्ड है 10। तो यदि कहीं भी कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसा नजर आ रहा है P3 या P6 या D5 या D10, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक, कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड। व्हाट इज पार्शियली फिल्ड? तो P में 3 या 6 के अलावा यदि कोई और इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 2 4 5, क्या क्या बोला मैंने, 1 2 4 5, यदि ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन P में आते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाएगा पार्शियली फिल्ड, ठीक। और 3 और 6 को कहा जाएगा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, है ना। सेम फॉर डी, सेम फॉर डी। डी में यदि 5 या 10 है तो 5 मतलब हाफ फिल्ड है, 10 यानी फुल फिल्ड है, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो वो पार्शियली फिल्ड है। तो ज्यादा स्टेबल कंडीशन कौन सी होगी, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। और यदि ये स्टेबल है, यदि ये स्टेबल है तो इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होगी, लार्ज। आइए यहां तक बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। सो दीज आर 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लास्ट, दैट इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि पिछली 4 क्लासेस से कर क्या रहे हैं, एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब भी आप किसी पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट बनी रहती है। किसी भी पीरियड में लेफ्ट, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट बनी रहती है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। और यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, ओके। टॉप टू बॉटम मुझे नहीं है बोलने की जरूरत, पर मैं बोलूंगा, क्या करूं, आदत है मेरी, सुने, सिर्फ ध्यान से सुने। टॉप टू बॉटम यदि मैं जाता हूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। यस सर। तो जब मैं पीरियोडिक टेबल की डिटेल लिखवा रहा था उस दिन ये बातें आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन आज हुआ है इतने दिन बाद, बात पहले से लिखी हुई थी, ठीक। शुरू करिए, हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, फर्स्ट फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ENC लिखे। विथ इंक्रीज इन effective nuclear charge, with increase in effective nuclear charge, attraction force of nucleus on valency electron, attraction force of nucleus on valency electron
increase, and it becomes difficult to remove electron, means ionization energy also increase, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डायग्राम बना सकें तो डायग्राम भी बना लें, और ये लिख लीजिए I proportional to ENC। I proportional to ENC, ठीक है। Yes, sir. सेकंड, Yes, sir. एटॉमिक रेडियस लिखे, with increase in radius electron go away from the nucleus, and it becomes easy to remove electron, means ionization energy decrease, ओके। ये सेकंड पॉइंट नोट करिए, हो सके तो विथ डायग्राम। Done, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिखिए, with increase in screening effect, repulsive force of inner electron, on valency electron increase, and it becomes easy to remove electron, means ionization energy decrease, ठीक है जी। ये थर्ड पॉइंट फटाफट नोट होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लगा कि अलग से भी पूछा जा सकता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। लिखे, in case of multi-electron atoms, the electrons of s orbital has maximum probability, has maximum probability of
being found near the nucleus means as electrons of any shell are more penetrating towards the nucleus, and this probability or penetration effect goes on decreasing in case of P, D and F subshell. In case of P, D and F subshell, that's why ionization energy decrease. ओके, चलिए फोर्थ वाला नोट कर लीजिए बोर्ड पे से जल्दी से जरा। फोर्थ पॉइंट नोट किया जाएगा बोर्ड पे से। Yes, sir. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड atomic orbitals are more stable. Half-filled and full-filled atomic orbitals are more stable. That's why the ionization energy for such configuration is always higher. The ionization energy for such configuration is always higher. The ionization energy for such configuration is always higher. ओके, ठीक है। तो वो ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख लो, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा हाफ फिल्ड है, कौन सा फुल फिल्ड है, क्या है कहाँ नहीं। ठीक है, चलिए हेडिंग पॉइंट अच्छा है, काफी इफेक्ट डालता है प्रॉपर्टी पे, याद रखना। हेडिंग आ रही है, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सर जी भाई साहब। सर एल्यूमिनियम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो सर उसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है थोड़ा ज्यादा लगता है क्या? आने तो दो, अभी 5 मिनट दो आप मुझे, अभी मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको बहुत सारे, है ना। ठीक, हो सकता है आपकी सारे जो डाउट्स हैं उनका आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, जरा वेरिएशन लिख लें पहले। लिखिए, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ए पॉइंट लिखिए, A point, on moving left to right in a period, number of shell remains constant
number of shell remains constant, but ENC increase, that's why ionization energy also increase. That's why ionization energy also increase. फिर arrow on moving top to bottom in a group, on moving top to bottom in a group, number of shell increase, ENC decrease, on moving top to bottom in a group, number of shell increase, ENC decrease, that's why ionization energy also decrease. ठीक है? यस सर। चलिए क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कुछ पहले एक काम करता हूं, मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको बता देता हूं और उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की, है ना। पहले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी बोलिए, क्या डाउट? सर इसमें भी एक्सेप्शन होंगे क्या? हाँ ना, क्यों नहीं होंगे, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे। अभी भैया ने क्वेश्चन पूछा था, आपने सुना था एल्यूमिनियम वाला, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी घबराओ जब तक आप। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, फेराडे लॉ के एक्सेप्शन नहीं है, बस बाकी तो सबके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है ना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए राइट ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, राइट ट्रेंड ऑफ वेरिएशन पैटर्न ऑफ ionization energy in second period, trend of ionization energy in second period। क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए मुझे बताने दीजिए, सब बोर्ड पे लिखिए। अभी मैंने सीखा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और यदि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो लीबी-बक-नो-फनी, जब मैं ऐसा जाता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और इंक्रीज होना चाहिए तो ऑर्डर कैसा आना चाहिए, ये आना चाहिए। सही है, यही ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन जब डिटेल स्टडी की हम लोगों ने, तो डिटेल स्टडी करने पर एक बड़ी ही खतरनाक बात पता पड़ी कि यदि ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या है बता रहे, हाँ जी। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? ये गड़बड़ हो गई, ठीक। क्या गड़बड़ हो गई? द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन एंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। और ये नियॉन जो है ना, इसकी वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है, सिर्फ ग्रेटर नहीं होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है ना। तो पहला क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही था कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड पीरियड,
तो हमने ऐसा लिख दिया। तो नेचुरल सी बात है कि अब सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन वाई एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन वाई। बिल्कुल सही है, सेकंड क्वेश्चन बनेगा ये, तो है ना। तो पहले तो आप इसे लिखिए, तो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। लिखिए इसको। सर एक डाउट था जी सर, जो फ्लोरीन है सर उसकी ज्यादा होगी या उससे कम कम होगी सर नाइट्रोजन से? फ्लोरीन की तो नाइट्रोजन से ज्यादा होगी ना। यस सर। फ्लोरीन की नाइट्रोजन से इसलिए ज्यादा हो जाएगी क्योंकि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। यस सर। नाइट्रोजन की लगभग 1400 किलो जूल होती है, फ्लोरीन की 1600 किलो जूल होती है, 200 किलो जूल का डिफरेंस है। चलिए लिखा 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 लिखा, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। डन सर। बढ़िया। अब जो एब्सेंट होगा उनको खूब मजा आने वाला है। देखो वीडियो और सीखो वीडियो देख के, है ना। चलो यहां देखो, मुझे लगता है क्वेश्चन ही लिख लो, देखना दिखाना तो जीवन भर लिखा रहेगा। क्वेश्चन लिखे, द आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन लिखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन वाई। पहले उधर वाला एक्सप्लेन करता हूं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन वाई। चलिए देखना, अपने आप यदि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तो समझ जाना आप बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। मेरी जानकारी में अभी 80-90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई चालू ही नहीं करी है और आपकी 2-2 यूनिट कंप्लीट होने पे आ रही है और इस लेवल पे कंप्लीट होने पे आ रही, मतलब हम दौड़ में तो वैसे ही आगे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 स्टेबल है बस हाफ पे। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। और बहुत से बच्चों के दिमाग में शायद बात घुस गई कि वेरी, यह है P3 और यह है P4, ठीक। हाफ एट सब शेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल सर, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन निकाल। चलिए, तो P3 है हाफ फिल्ड मतलब मोर स्टेबल है, और P4 जो है वो पार्शियल फिल्ड है मतलब कैसा है, लेस स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी सर। ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से कैसी होगी, ज्यादा। समझ गए क्वेश्चन। अब देखो मजे लिए जाएंगे, कैसे मजे लिए जाएंगे। अभी आप लोग को तो खैर ज्यादा इतना नहीं होता, 12th वालों को बहुत खतरनाक क्वेश्चन में देता हूं, है ना, और उनको बोल करके देता हूं कि मजे ले रहा हूं, देखना यहीं कहीं गोल गोल घूम जाओगे, और घूम जाते हैं उसमें से बहुत सारे फिर भी, ठीक। तो चलिए, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब ये N पॉजिटिव में बदल जाएगा, बोलो हाँ। अरे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो N पॉजिटिव हो गया ना। यस सर। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब बोलिए किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी सर। ठीक। बाकी बच्चे भी सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे। अब ऑक्सीजन जो है वो P3 हो गया मतलब हाफ फिल्ड, जबकि नाइट्रोजन कैसा हो गया, पार्शियल फिल्ड, ठीक। तो ये पार्शियली फिल्ड या पार्शियल फिल्ड हो गया और ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है ना। तो अब यदि आप एनर्जी की बात करते हैं तो कहां पे ज्यादा लग जाएगी, तो I2 यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी लेस देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। हाँ जी, तो जो दिमाग में ख्यालात उठ रहे थे, जो डाउट आ रहे थे, क्या लग रहा है धीरे धीरे उनके आंसर मिलने चालू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन होते हैं, इसमें भी होते हैं,
चलिए, तो क्या लगता है एक्सप्लेन करके लिखवाऊंगे, इससे समझ में आ रहा है? सर लिख कर एक डाउट था। जिसको डाउट है वो पूछें, बाकी लोग नोट कर लें। बोलिए। सर ये केस हर एक पीरियड के साथ होगा कैसा, मतलब? जी भाई साहब, सर जो जी हाँ, yes. ठीक है ना, ये सभी के साथ होगा। फास्फोरस और सल्फर पे जब आप लोग पहुंचेंगे तो फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा रहेगी, ठीक है? सर कर लो, कर लो, आराम से करो, आराम से करो भाई। कौन सा मिल्खा सिंह के पास जाना है अपने को? रिटर्न सर। अब यदि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हुआ तो मुझे नहीं लगता कि अगले क्वेश्चंस में मैं या फिर कोई और आपको घुमा पाएगा। हाँ, फिर से चेतावनी दे दूं, ट्रांजिशन मेटल से डी ब्लॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं। हर क्लास में मैं ये बात बोला करता हूं, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनमें बहुत वेरिएशंस आते हैं, बड़ी गड़बड़ होती हैं, तो मैक्सिमम रूल उन पे एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। वो वही सीखना आप लोग 12th क्लास में। चलिए ठीक, उम्मीद करता हूं सभी का नोट हो गया होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? हाफ फील्ड, पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड, हाफ फील्ड लिखने से क्या फायदा है? अब भी लिखवाए ना 5वें नंबर का पॉइंट कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन लिखिए, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, the ionization energy of beryllium is greater than boron. Why? The ionization energy of beryllium is greater than boron. Why? G. Beryllium atomic number 4, ठीक है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 बस। लेकिन बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1, ठीक है? तो यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मुझे फुल फील्ड नजर आ रहा है, ठीक? जबकि P1 बेचारा ना पार्शियल हाफ फील्ड की कंडीशन में है ना फुल फील्ड की कंडीशन में है, कैसा है? पार्शियली फील्ड है, ठीक? पार्शियली फील्ड या पार्शियल फील्ड है। और मुझे अच्छे से मालूम है ये एडजेसेंट पे एप्लीकेबल होगा, बहुत दूर दूर यदि रहेंगे, है ना, तो फिर इस प्रकार से नहीं सोच सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे दूसरे कंसेप्ट भी तो एप्लीकेबल होने लगेंगे और जाने कौन कौन से इफेक्ट भी वर्क करने लगेंगे, है ना? कि जो एडजेसेंट है, अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, बस उन्हीं के बीच में ऐसा कंपैरिजन हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि फिर नाइट्रोजन की भी तो फ्लोरीन की भी तो नाइट्रोजन से कम हो जानी चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, फ्लोरीन की नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा है, नियरली 200 का डिफरेंस है फ्लोरीन और नाइट्रोजन में, है ना? क्यों? क्योंकि फिर उसमें सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लगने लगा, है ना, रेडियस भी लगने लगी, और भी कंसेप्ट वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए जो बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। समझिए बात को? ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ है, ठीक? नोट कीजिए जरा। यस सर। सर एक डाउट था। फिर से डाउट है, बोलिए। सर ये जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम होगी सर, वो लेस हो जाएगी ना सर बोरॉन से? सवाल ही नहीं उठता, ठीक? अगला क्वेश्चन करवा रहा ना, वो आपका डाउट क्लियर हो जाता, अगला करते यदि तो।
यस सर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम is greater than aluminium. First ionization energy of magnesium is greater than aluminium, but सर एक बार और रिपीट कर देंगे सर। first ionization energy of magnesium, first ionization energy of magnesium is greater than aluminium, but second ionization energy but second ionization energy is less than aluminium. Why? Sir, completely filled and half filled. ठीक है, तो 12th वालों को मैं बोलता हूं पहले पूरा सीख लो, पहले सारे क्वेश्चन वोश्चन कर लो, सब सुन लो मेरी बातें, न्यूमेरिकल कर लो, फिर जो डाउट उठे मन में वो पूछो। जैसे अभी जो 2 मिनट पहले डाउट आया था बेरिलियम बोरान को लेके, इस क्वेश्चन को आप कर लेते तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाता। ठीक, फिर भी मैं बताऊंगा तो जरूर, मेरा फर्ज है, पैसे उसी बात के ले रहा हूं आप लोगों से। तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है और 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 है। ठीक है ना, बिल्कुल बेरिलियम से कंपेयर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम बेरिलियम के ठीक नीचे है और एल्यूमिनियम जो है वो बोरान के ठीक नीचे है। दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, बोरान और एल्यूमिनियम, और बेरिलियम मैग्नीशियम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है ना, तो अभी जो आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर मिल रहा। ये सिर्फ सेकंड पीरियड पे एप्लीकेबल है क्या? मैंने कहा नहीं, आगे के पीरियड पे भी यही ट्रेंड चला जाता है। ठीक है, तो साफ दिख रहा है, ऐसा बना लेना। मैं तो सजेस्ट करूंगा अपनी कॉपी के अंदर क्या बना लेना आप लोग इसको, यहाँ पे 3s2, यहाँ पर 3p1। तो 3s2 यदि आप बनाओगे तो ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, और इसे यदि आप बनाओगे तो ये पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो अब 4 बार बातें हो गई, 5 बार बातें हो गई कि फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फिल्ड के कंपेयर में। दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर, है ना, निकल गया एक एक इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो रहा है? तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये Mg पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और ये Al पॉजिटिव में। थोड़ी देर पहले जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कार्यक्रम में हमने किया था, तो यदि ये Mg पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हो गया है ऐसा, है ना, और यदि ये Al पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ऐसा। ठीक, और उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। यह S1 है और ये S2 है, तो ये है हाफ फिल्ड और ये है फुल फिल्ड। जब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड को आप कंपेयर करते हैं तो अब ज्यादा स्टेबल कंडीशन कौन सी रहेगी? फुल फिल्ड। ठीक, तो अब एल्यूमिनियम के साथ 2 पॉइंट जुड़ गए कि एक तो वो फुल फिल्ड कंडीशन में है, दूसरा उसके पास प्रोटॉन भी तो 13 है। ठीक है ना, प्रोटॉन भी 13 है, रेडियस भी थोड़ी सी कम है। इसीलिए जब आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी अब वो मैग्नीशियम के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। ठीक, तो ये है भैया विथ एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा कार्यक्रम। नोट कीजिए, तो मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। हरि बोल, हरि बोल। रिटर्न चलिए
क्वेश्चन लिखे, राइट ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन 13th ग्रुप, राइट ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन 13th ग्रुप। बोरॉन फैमिली। जी हाँ, पेज पलटाओ सब लोग, पेज पलटाइए अपनी अपनी कॉपी में। बेटा नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, आपकी ईमानदारी ही आपके काम आएगी जीवन में, मैं काम नहीं आऊंगा, है ना। तो क्लास अटेंड कर रहे हो, बैठ रहे हो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, तो कॉपी अच्छे से बनाया करो। चलिए पेज पलटाइए, पीछे जाइए, एटॉमिक रेडियस निकालिए और एटॉमिक रेडियस में ढूंढिए। ऐसा ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, राइट ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन 13th ग्रुप। ठीक, सब लोग निकाल लो अपनी अपनी कॉपी में और देखो जरा ध्यान से, बोर्ड पे देखना। लेकिन काफी सारी गड़बड़ यहां पर आने वाली है, क्योंकि अब क्या होने वाला है देखिए और अच्छे से देखिए। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यस सर। यस सर। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते थे तो हम कहते थे कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, लेकिन यस सर। इस पर्टिकुलर ग्रुप में गड़बड़ क्या हुई थी कि गैलियम की कम हो गई थी, किससे? एल्यूमिनियम से, और थैलियम की इंडियम के ऑलमोस्ट इक्वल हो गई थी। ठीक, और उसका जब रीजन ढूंढने गए थे हम लोग तो हमें पता पड़ा था कि 3D और 4F सबशेल उसका रीजन है, जिनके स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कैसे हैं, लेस हैं। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी की आप बात करेंगे। अच्छा, वहां मैंने आपको एक फाइनल ऑर्डर भी लिखवाया, याद करना। ठीक है, फाइनल ऑर्डर भी लिखवाया रेडियस का, वो आपके कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। मुझे नहीं मालूम आपके स्कूल में किस लेवल तक आपके टीचर जाने वाले पूछते हुए, है ना। हम तो अपने एक मैक्सिमम लेवल को टच कर रहे हैं। ठीक, एक 15 मंजिला इमारत है और हमारी प्रैक्टिस है टॉप फ्लोर तक दौड़ते हुए चढ़ने की, तो नेचुरल सी बात है आपका टीचर बोलेंगे आपसे यदि कि फर्स्ट फ्लोर पे दौड़ के चढ़ जाओ, 5th फ्लोर पे दौड़ के चढ़ जाओ, 10th फ्लोर तक दौड़ते हुए चढ़ जाओ, लिफ्ट यूज नहीं करना। तो जब आपकी प्रैक्टिस 15th फ्लोर की है ना, तो बाकी फ्लोर पे तो आप वैसे ही चढ़ जाओगे ना। तो बस ऐसी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक रेगुलर ट्रेंड क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का रेगुलर ट्रेंड होता है कि टॉप टू बॉटम इसे डिक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसे टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन 13 ग्रुप के केस में ये गलत है। ठीक, 13 ग्रुप के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्या क्या गड़बड़ होती है पहले वो मैं बता देता हूं आपको। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम, थैलियम, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक गड़बड़ यहां देखने को मिलती है कि गैलियम जो है इसकी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है, और सेकंड यहां देखने को मिलती कि थैलियम जो है इसकी इंडियम से ज्यादा हो जाती है। जब रीजन ढूंढने गए तो हमें पता पड़ा कि गैलियम में जो है इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर कर रहे हैं और थैलियम में इलेक्ट्रॉन 4F में एंटर कर रहे हैं, और 3D और 4F के स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हैं वो कैसे होते हैं, मिनिमम। और मैं अच्छे से जानता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, हो जाएगी। यस सर। अब एक बार एक क्वेश्चन आ गया और बहुत हाई लेवल पे जाकर के उन्होंने बात पूछ ली। ठीक है, बहुत हाई लेवल पर जाकर के बात पूछ ली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन 13th ग्रुप। अब सबको ये तो मालूम है कि गैलियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा, थैलियम की इंडियम से ज्यादा। ठीक है ना, पर उनने तो वहां कुछ अजीब सा ही दे दिए थे ऑप्शंस में। ठीक, तो फिर भाई सबसे ज्यादा किसकी है? तो सबसे ज्यादा बोरॉन की है। फिर किसकी है? हैं? सबसे ज्यादा तो बोरॉन की है। फिर किसकी है? सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे किसकी है?
है ना। फोर्थ पे किसकी है, चलो आओ देखो, सबसे ज्यादा है बोरॉन की। बोरॉन की। फिर यस सर, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम। यस सर। दिस इज द एग्जैक्ट ऑर्डर। थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात है ना। कोशिश कर, 2 साल हैं आपके पास, करो याद, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और कंसेप्ट से भी समझने की कोशिश करो। ये एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हो गई, थैलियम की एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हो गई, और इवन ये जो वैल्यू है वो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हो गई, ठीक है। फिर गैलियम की तो होनी थी एल्यूमिनियम से ज्यादा, और इंडियम से भी एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी थी, तो सबसे कम किसकी है पूरे ग्रुप में, सबसे कम है इंडियम की, और सबसे ज्यादा किसकी है, बोरॉन की है। नोट कीजिए। कुछ लिखवाऊं क्या एक्सप्लेनेशन, या ठीक है नोट कर लो। पुराना यदि पढ़ा हुआ है तो ये तो आता है यार समझ में। यस यस सर। सर वो रीजन सर फिर से बता दीजिए क्यों ज्यादा है, मतलब इन गैलियम एंड थैलियम इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3d एंड 4f सबशेल, जो लिखना चाहे वो लिख भी लें। इन गैलियम एंड थैलियम इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3d and 4f subshell having minimum screening effect, having minimum screening effect। हरि बोल, हरि बोल। डन सर। बाकी बच्चों का हुआ, यस सर। डाउट है, क्या डाउट है बोलिए। यस सर, जो 4f होता है सर वो 3d से बड़ा होता है क्या सर, मतलब उसका साइज? हाँ क्यों नहीं होता। यस यस मतलब उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम हो जाएगा सर, और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखे, द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, the first and second ionization enthalpy of few elements in kilojoule per mole, in kilojoule per mole are given below, are given below। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। The first and second ionization enthalpy of few elements in kilojoule per mole are given below, given below। ये चार्ट बनाइए, ये चार्ट बनाइए। यस सर। ठीक है, आगे लिखिए, which of the above element is likely to be, which of the above element is likely to be, first point, first point, most reactive metal, most reactive metal,
second, a noble gas, third, a reactive non-metal, fourth, metal that forms a stable halide of MX2 type. सर स्टेबल हैलाइड HALID हेलोजन से रिएक्ट करके MX2 टाइप का हैलाइड कौन बनाएगा? MX2 टाइप ऑफ हैलाइड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे तीन क्वेश्चंस और करवाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद। वो कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। पहले सोचिए इसके बारे में, आंसर कोई बोलेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ अपना अपना सोचिए क्वेश्चन। ये वैल्यूज दी हुई हैं। Yes, sir. Done. गुड। हरि बोल, हरि बोल। सिक्सटी सेकेंड्स और दे रहा हूं, सोचिए। चलिए देखिए, मजेदार क्वेश्चन और ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना? आना चाहिए हम ऐसे क्वेश्चन करते। यस सर। हमसे बोलता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मेटल का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, सबसे ज्यादा होती ठीक है ना? है। Yes, sir. मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। समझ रहे हैं? Yes. ठीक। तो Yes, sir. पहला इलेक्ट्रॉन जो सबसे तेजी से डोनेट करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और दिस इज द रीजन व्हाई एल्कली मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक, याद आ रहा है कुछ? क्योंकि एल्कली मेटल क्या होती है, हमने लिखा है मोस्ट रिएक्टिव होती है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देती है फट से, है ना, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाती हैं। ठीक, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तेजी से दे रही है, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। चारों में चेक कर लीजिए, लीस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सेकंड। ठीक, इसलिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सेकंड। किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। समझ आई बात क्यों है सेकंड? आपसे पूछा था मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होगी जो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, और सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम कम होगी। हो। मिनिमम होगी। ठीक है, तो चल। सर इसीलिए सर उसका डेल H2 सर सबसे ज्यादा है। हाँ भाई, डेल H2 तो देखो ही मत ना। और वैसे भी यदि वो सोडियम है या लिथियम है या पोटेशियम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, फुलफिल्ड में चला जाता है, Yes, sir. तो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम। सेकंड बोलता है आई थिंक नोबल गैस। क्यों?
First one. है ना? फर्स्ट एलिमेंट सर फर्स्ट वाला। बिल्कुल सही है। नोबल गैस वो होगी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम हो, Highest. फर्स्ट भी मैक्सिमम हो और सेकंड भी उसके कंपेयर में कैसी हो, मैक्सिमम हो। तो Maximum. मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी मुझे इसकी नजर आ रही है, ठीक है ना? और सेकंड भी बहुत हाई है, फर्स्ट भी बहुत हाई है, ठीक, दोनों हाई है, इसलिए यही आंसर आई है। तो नोबल गैस है फर्स्ट। First. थर्ड फंसाने वाला क्वेश्चन है, सर फोर्थ। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अ रिएक्टिव नॉन मेटल। सुनो ध्यान से, नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी मेटल के कंपेयर में लार्ज होती है, ठीक? यस। तो ये तो कैंसिल हो गया पहले, क्योंकि ये तो नोबल गैस निकल गया, नोबल गैस। नोबल गैस निकल गया, सॉरी मेटल निकल गया और मेरे मुंह से यदि तो ये नोबल गैस निकल गया। अब बची कौन, ये तीन, है ना? इन तीनों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है, फोर्थ। ठीक? Yes, sir. और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी हाई है, मतलब ये सब किसके लक्षण हैं, नॉन मेटल के, ठीक? तो यदि रिएक्टिव नॉन मेटल बोल रहा है ना, वो कोई भी हो सकता है, वो बोरॉन हो सकता है, Halogens. ठीक? कार्बन नहीं, जरूरी नहीं हेलोजन हो, वो बोरॉन हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ठीक? हेलोजन वगैरह की तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इनके लगभग आसपास ही तो है वैसे भी, तो कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोर्थ। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तो बचा हुआ है, तो एक ही तो बचा है तो फोर्थ वाले का आंसर वही आएगा, इसलिए नहीं कि वो बचा हुआ है ना? मान लो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता आपसे तो क्या करते, ठीक? मान लो मैं सिर्फ फोर्थ वाले क्वेश्चन देता कि कौन बाइनरी हैलाइड बनाएगा। अब बाइनरी का मतलब समझिए, बाइनरी हैलाइड से मतलब क्या होता है, या MX2 टाइप के हैलाइड से मतलब क्या है, MX2। MX2 से मतलब यह है कि M यहां पर कोई मेटल और X हेलोजन है, ठीक? तो ये MCl2 या MBr2 या Mi2 इस टाइप का कोई कंपाउंड बना हुआ है। यदि ये MCl2 टाइप का कंपाउंड बना हुआ है तो M पे चार्ज कितना है, +2। समझना ध्यान से, M पे कितना चार्ज है, +2। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, M पे +2 चार्ज है और हेलोजन पे तो -1 होता ही है, तभी तो ये फार्मूला ऐसा बनता है ना, ठीक? इसलिए फार्मूला बना है MCl2, ठीक? अब +2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, 2 इलेक्ट्रॉन तब डोनेट करेगा जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो और सेकंड भी कम हो, ठीक है ना? तभी तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अब इस वाले केस में देखो, ये तो हो गई, ये तो गई काम से। यहां देखो, इसकी फर्स्ट है 520 और सेकंड है 7300, भयंकर ज्यादा है, तो पहला तो निकल जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से निकल पाएगा क्या, नहीं, ठीक? इसलिए ये कैंसिल हो गया। फिर यहां देखो, ये 900 है और ये 1760 है, यानी ये 2 टाइम्स भी नहीं है, ठीक? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का 2 टाइम्स भी नहीं है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट और सेकंड में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी फर्स्ट भी बहुत ज्यादा है, फोर्थ वाले में देखो इसकी फर्स्ट भी बहुत ज्यादा है और सेकंड उसके 2 टाइम्स से भी ज्यादा है ना? ये 1680 है लगभग और ये 3380 है, तो 2 टाइम्स से भी थोड़ी सी ज्यादा ही दिख रही है मुझे तो, ये है कि नहीं? तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, समझे? ऐसा पूछते हैं भाई क्वेश्चन, बहुत सावधानी से करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक? ऐसे 3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा मैं आपको जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, हैं? चलिए न्यूमेरिकल्स पे पहुंच रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल होमवर्क रहेंगे आपके, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट लगाइए। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज, ionization enthalpy of sodium is 495 kilojoule per mole, 495 kilojoule per mole. Ionization enthalpy of sodium is 495 kilojoule per mole. Calculate energy in joule, energy in joule required to convert 1
all the atoms of sodium, all the atoms of sodium to sodium ion, all the atoms of sodium to sodium ion present in 2.3 milligram sodium vapor, presenting 2.3 milligram सोडियम वेपर। जी मैं ही बता देता हूं, आप दो बार पढ़िए जरा क्वेश्चन को ध्यान से। सब लोग दो बार पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, मैं करके बता देता हूं। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। पढ़ा? राइटिंग समझ में आती है खुद की? यस। कई लोग ऐसा लिखते हैं खुद की राइटिंग ही समझ में नहीं आती, क्या लिखा था है। कुछ दिनों बाद पूछते किसी से फोन करके, यार वो लिखा क्या था, जरा समझ में नहीं आ रहा, बताना। सुनिए, ये बोल रहा है कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 495 किलोजूल पर मोल है। बड़ी खुशी की बात है। और बोलता है कि 2.3 मिलीग्राम सोडियम है, इसमें जितने भी एटम्स हैं, सुनना, इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी को यदि Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो बताइए कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, क्या बोला कि 2.3 मिलीग्राम में जितने भी एटम्स हैं उन सभी को यदि मान लीजिए Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा, है ना। तो सबसे पहले मैं ये देखूं कि 2.3 मिलीग्राम है ना, कितने एटम, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, इसे ध्यान से देखो, इसके दो टुकड़े हैं। आज कहीं बाहर गया हुआ था, मैं लौटा हूं अभी अभी, क्लास के लिए लेट हो रहा था, बड़ी तेज कार चलाता हुआ आया। कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, इतनी स्पीड से मैं भागता हुआ चला आया 80 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है? 80 किलोमीटर पर आवर से कार चल रही थी, इसका क्या मतलब है? सर आपने 80 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में। एक घंटे में, एक घंटे में मैं 80 किलोमीटर कवर कर रहा था, है ना। एक घंटे में मैं कितना कवर कर रहा था? 80 किलोमीटर। 495 किलोजूल पर मोल का क्या मतलब है? 495 किलोजूल पर मोल का मतलब है कि एक मोल की 495 किलोजूल है। ठीक है ना, एक मोल की कितनी है? 495 किलोजूल है। ठीक है ना, 80 किलोमीटर पर आवर मतलब एक आवर में 80 किलोमीटर, तो किलोजूल पर मोल मतलब एक मोल में इतने किलोजूल। ठीक, तो लिखो, क्या लिखोगे? एक मोल, एक मोल की कितनी है? 495। ठीक, जूल में क्यों कर दिया? क्योंकि शायद क्वेश्चन मुझसे जूल में पूछा गया। ठीक, तो 495 इंटू 10 पावर 3 कर दिया। एक मोल की इतनी है, देयरफॉर आपके पास मोल कितने हैं? देयरफॉर आपके पास मोल कितने हैं? तो मोल में निकाल लूं। कैसे निकाल लूं? मैं अच्छे से जानता हूं। मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। गड़बड़ नहीं करना, छोटी छोटी सी बातों पे नजर रखना जरूरी है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम, और मुझे जो गिवन है ना, वो है 2.3 मिलीग्राम। तो 2.3 इंटू बोलो कितना? 1000 से इंटू 10 टू द पावर 3 -3 प्लस 3 की नहीं, प्लस 3 की -3 सर माइनस की प्लस 3 सर -3 सर मिली है। हाँ, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? सर 10 टू द पावर -3 किलोमीटर होता हाँ, है। ऐसे सोच लिया करो, कभी कंफ्यूजन में फंस जाओ तो। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हो,
छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हो तो आंसर हमेशा छोटा आएगा। 1 मीटर में 10 टू दी पावर -3 किलोमीटर होते हैं, ठीक। Yes. 1 ग्राम में 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम में 10 टू दी पावर -3 ग्राम होंगे। समझे? ऐसे सोचा करो। मुझे मालूम है कंफ्यूजन हो जाता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है यदि हो भी गए थे तो इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसा बताया उल्टा करके आपको, है ना। उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो इससे सॉल्व करने पे आ जाएगा 10 टू दी पावर -4। आएगा या नहीं आएगा? ठीक। Yes, sir. तो 1 मोल का 495 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल है, देयरफॉर 10 टू दी पावर -4 मोल का कितना? तो उसको उससे डिवाइड कर देंगे सर। सर इनटू किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 डिवाइड किससे कर रहे हो, सर। है ना। चलिए कर लीजिए। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज 49.5 जूल। यस सर। चलिए जिसे डाउट है वो बोलिए, बाकी लोग नोट करिए जल्दी से। सर प्लीज रिपीट। सुनिए, आपको दिया हुआ है, बाकी लोग नोट करते रहो। आपको दिया हुआ है कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 495 किलो जूल पर मोल है और आपको 2.3 मिलीग्राम सोडियम दे दिया है। आपसे कहा 2.3 मिलीग्राम सोडियम में जितने भी एटम्स हैं सब में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक। तो मैंने ये सोचा कि 495 किलो जूल पर मोल है, यानी 1 मोल की 495 किलो जूल है। तो यदि मुझे मोल पता पड़ जाए, ठीक, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मोल कैसे निकाल लिया मैंने? मोल निकाल लिया गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से। तो 2.3 मिलीग्राम मतलब कितने मोल मिले? 10 टू दी पावर -4 मोल। इतने मोल की, 1 मोल की इतनी, तो 10 पावर -4 मोल की कितनी? आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, सर एक डाउट था। बोलिए। सर ये मोल कांसेप्ट कब होगा सर? मतलब मोल कंसेप्ट होगा फर्स्ट यूनिट में, जब बेसिक sir. कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सिखाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। Yes. यस सर। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसके बाद पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और मूड ऐसा है कि केमिकल बॉन्डिंग के साथ ही रेडॉक्स भी पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में मुझे जरूरत पड़ेगी बार बार वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर की, यस सर। ठीक। तो ऐसा है, अपन अपने हिसाब से पढ़ेंगे। अभी तो आपका 10th का रिजल्ट बन रहा है यार स्कूलों में, क्यों घबरा रहे हो? फिर बोर्ड को जाएगा, फिर बोर्ड वहां से बना के भेजेगा तब आप 11th पे पहुंचोगे। चलिए होमवर्क दे रहा हूं अब मैं सीधे। Yes, sir. नोट हो गया सभी का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज, ionization potential of hydrogen is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Yes. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी इन किलोजूल, calculate energy in kilojoule required to produce 0.1 mole of H positive ions, 0.1 mole of H positive ions। सर एक बार रिपीट कर देंगे। Ionization potential of hydrogen is 13.6 electron volt. Calculate energy in kilojoule required to produce 0.1 mole of H positive ions, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड सेकेंड
the first and second ionization potential of helium, ionization potential of helium are 24.58 electron volt, 24.58 electron volt and 54.4 electron volt and 54.4 24.58 electron volt and 54.4 electron volt. Calculate energy in kilojoule, energy in kilojoule required to produce 1 mole of He plus 2, 1 mole of He plus 2 ions, 1 mole of He plus 2 ions. ठीक है, लास्ट the first and second ionization enthalpy, the first and second ionization enthalpy of magnesium are 737.76 लिखा है बोर्ड पे, 737.76 and 1450.73, 1450.73 किलोजूल पर मोल respectively calculate energy required to convert all the atoms of magnesium to magnesium ion present in 2.4 milligram magnesium vapor, present in 2.4 milligram magnesium vapor. ठीक, ये अब समाप्त हुआ आपका आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आज मूड तो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम आगे कर पाए। तो एग्जैक्ट जितना टाइम था क्लास का, उस टाइम में आपका आयनाइजेशन एनर्जी हो गया बेहतरीन तरीके से, ठूस के। ठीक, प्रिपेयर करिए, होमवर्क करिए, एक बार अच्छे से पढ़िए पूरे कॉन्सेप्ट्स को, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और शायद कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी हो जाए साथ में। ओके, ठीक है, थैंक यू सर।